Hello students, in this particular session, we'll be taking up previous year questions from SNAP 2020. स्टार्ट करते हैं सेशन को. पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का. So the first question in itself is very interesting question. A simple mechanical device has 4 gears A, B, C and D such that they mesh in the order A, B, C, D. अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मल्टीपल ईयर्स में, सो इसको प्रॉपर्ली समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एग्जाम में फंसाने वाला सवाल है. A simple mechanical device has 4 gears A, B, C and D such that they mesh in the order A, B, C, D. यानी कि सीक्वेंस उनका A, B, C, D है. And these are gears. The number of teeth in these gears are 10, 21, 12, 17 respectively. If we start the mechanism from the rest, how many revolutions will the largest gear have to turn before one full cycle is completed and the gears are in the position from where they started? So number of teeth is given for the gears and question is asking कि लार्जेस्ट गियर ने कितना साइकिल्स कंप्लीट किया होगा. अब सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा विच वन इज द लार्जेस्ट गियर. Isn't it so? So if you observe these gears, in the first gear number of teeth is 10, in the second number of teeth is 20 and in the fourth one number of teeth is 40. So you can observe that larger the size, more is the number of teeth. तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा किसी गियर का, सिमिलरली टीथ present will also increase. So if teeth present are higher, that implies that size is also higher. So the largest size will be that with the largest number of teeths. Because एक teeth दूसरे teeth से clip करता है, that is how revolutions happen. साथ में ये भी ऑब्जर्व करना है कि जब पहला वाला हमारा गियर क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, तो क्योंकि दूसरे वाले गियर पे टीथ पे ये प्रेशर बनाता है, तो ये अल्टीमेटली एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा और फिर उसका अगला वाला अगेन क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये सीक्वेंस होगा हर एक का. हालांकि इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है, पर ये चीज समझ में नहीं. लार्जेस्ट गियर हमारा कौन सा होगा? लार्जेस्ट गियर विल बी दैट विल 21 टीथ, क्योंकि 21 इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टीथ. 10, 21, 12 and 17. Now the question is how many revolutions will the largest gear have to turn before one full cycle is completed? What is one full cycle? कि सारे के सारे गियर जहां से रोटेट करना स्टार्ट किए थे, रोटेट करके वापस उसी पोजीशन पे आ जाए. Isn't it so? यानी कि सबका कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाए, सबके कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो, और एक रिवॉल्यूशन में टोटल 10 टीथ मूवमेंट होगा. पहले वाले का, दूसरे वाले का 21, थर्ड वाले का 12, फोर्थ वाले का 17, यानी 10 का मल्टीपल होगा टोटल नंबर ऑफ टीथ्स का मूवमेंट. सिमिलरली 21 का भी मल्टीपल होगा, सिमिलरली 12 का भी और 17 का भी. क्या यहां से समझ पा रहे हो कि बेसिकली हमें करना क्या है? इन सारी वैल्यूज का हम एलसीएम ले लेंगे, 10, 21, 12 और 17 का. उससे हमें टोटल नंबर ऑफ टीथ मूवमेंट, कितने टीथ रोटेट हुआ है हर एक गियर, ये पता चल जाएगा. और लास्ट में हमें पता चला है फुल रिवॉल्यूशन ऑफ द लार्जेस्ट गियर. लार्जेस्ट गियर हमारा 21 वाला है, तो हमें फाइनली 21 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको. सो आवर आंसर विल बी एलसीएम ऑफ 10, 21, 12 एंड 17 डिवाइडेड बाई 21. दैट विल बी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. क्या ये बात समझ में आती है? सबसे पहले हमने एलसीएम इसलिए लिया ताकि हमें फुल रिवॉल्यूशन, सारे के सारे फुल रिवॉल्यूशन करके कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाए हमारा, और सब वहां पे आ जाए वापस से जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था. उसके लिए हमें 10, 21, 12 और 17 सब का कॉमन इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. इजंट इट सो? दैट इज एलसीएम. तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं. क्या आएगा? एलसीएम विल बी 10 यानी कि 2 इंटू 5, 21 में 3 और 7 एक्स्ट्रा है, देन 12 में एक और 2 एक्स्ट्रा है, एंड देन सिंस 17 इज प्राइम, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी आवर एलसीएम. सॉल्व नहीं करना है इसको. इसके बाद में n की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ द लार्जेस्ट गियर निकालने के लिए इसको लार्जेस्ट गियर के टीथ से डिवाइड करेंगे, बिकॉज दिस इज टोटल नंबर ऑफ टीथ रिवॉल्यूशंस. डिवाइडेड बाई 21, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 21. 21 से 3 और 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे. 17 इंटू 20, 340 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन सी. क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है. ऑल्सो अगर ये क्वेश्चन इंस्टेड ये पूछता कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिनके लिए कि गियर्स आर बैक इन द पोजिशन फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड, अगर क्वेश्चन डिफरेंट होता कि फॉर विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस
the full cycles have completed and the gears are again in the position from where they started. In that case obviously C is the answer. But 340 का मल्टीपल कोई भी मल्टीपल होगा, इवन हो ऑड हो, कोई भी इंटीजर मल्टीपल होगा, that will also be the answer. So D will also be the answer. यानी कि 340 and in general will be our answer. Clear है? Now moving to the next question. अगला सवाल कह रहा है the sum of the digits of a 3-digit number is 16 if the 10th digit of the number is 3 times the unit digit and the unit digit is 1/4 of the 100th digit, then what is the number? So if the 3-digit number is A, B, C, then it is given that A plus B plus C is 16, 10th digit हमारा B है and that is 3 times the unit digit. तो unit digit अगर हमारा 1 unit है तो B will be 3 units and unit digit is 1/4 of the 100 digit and 100 digit हो जाएगा 4 units, यानी कि 4:3:1 का रेशियो आएगा. यानी कि सम क्या आएगा 8 यूनिट्स और टोटल सम है एक्चुअल में 16 विच इज मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि हर एक डिजिट हमें मिल जाएगा 862. 862 हमारा नंबर हो जाएगा. ऑप्शन डी. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a 4-digit number, sum of the first 2 digits is equal to that of the last 2 digits. पहले नंबर मान लेते हैं. Let us say number is A, B, C, D. तो sum of the first 2 digits है हमारी A और B. तो A plus B is equal to that of the last 2 digits, यानी कि A plus B is equal to C plus D. Isn't it so? Then sum of the first and last digit is equal to third digit, यानी कि A plus D is equal to third digit है C is equal to C. Then finally sum of the second and fourth digit, यानी कि sum of B and D is twice the sum of other two, यानी twice 2 times A plus C. B plus D is equal to 2 times A plus C. Then we have to find out कि C का वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन में. What should C be equal to? एक चीज जो देखते ही ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, सिंस A plus D is equal to C, तो ऑब्वियसली C हमारा 1 तो नहीं हो सकता है. Isn't it so? C 1 तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है. That is for sure. अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, कैसे इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करें? सो अगर हम C की वैल्यू A प्लस डी रखते हैं पहली इक्वेशन में, सो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस 2D, और यहां से B इज इक्वल टू 2D आ जाएगा. B इज इक्वल टू 2D आ गया. ठीक है. अब B इज इक्वल टू 2D अगर हम थर्ड वाली इक्वेशन में रख दें तो क्या बनेगा? दिस विल बी 3D इक्वल टू 2 टाइम्स A प्लस सी. ओके. 3D इज इक्वल टू 2 टाइम्स A प्लस सी. अब क्या कर सकते हैं इसमें, यहां से क्या बेनिफिट मिलेगा हमको? 3D इज इक्वल टू 2A प्लस 2C, यानी कि 2C विल बी इक्वल टू 3D माइनस 2A एंड 2C विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2A प्लस 2D सेकेंड इक्वेशन से. So 4A will be equal to D. D is equal to 4A. तो या तो D हमारा 4 होगा, अगर A 1 है तो D 4 होगा, या अगर A 2 है तो D 8 होगा, और अगर A 1 है D 4 होगा. C हमारा क्या है? A प्लस D है, तो C will be equal to 5. इस केस में C is equal to 10 है, तो C equal to 10 तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली यही वाला केस होगा हमारा. C will be equal to 5. ऑप्शन C हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर? ओके. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 shepherds A, B and C rented a pasture for a year. A grazed 22 sheep for 4 months, B grazed 16 sheep for 8 months and C grazed 32 sheep for 6 months. If C's share of rent is rupees 600, total rent क्या होगा? For 1 year they've rented a pasture. A ने 22 sheep को ग्रेज किया है for 4 months, B ने 16 को for 8 months and C ने 32 को for 6 months. और C के लिए हमें वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू 600. ओके. सो रेशियो निकाल लेते हैं ABC का, सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा. पर रेशियो निकालने से पहले हम और थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं ताकि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो आसान हो जाए.
क्योंकि अल्टीमेटली हमें रेशियो से ही मतलब है, तो जो चीज़ जो फैक्टर तीनों में कॉमन होगा उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली 4 इंटू 2 8 सब में कॉमन है, तो ए में 11 रह जाएगा, बी में 16 रह जाएगा और सी में 24 रह जाएगा। और 24 यूनिट्स के लिए 600 रुपीज़ सी ने पे किए हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर हमारा कितना है 25 रुपीज़ पर यूनिट। और 11 प्लस 16 प्लस 24 दिस इज 51 यूनिट्स। तो 51 इंटू 25 टोटल रेंट विल बी 1250 प्लस 25 यानी 1275 रुपीज़, 1275 रुपीज़। क्या समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमने क्वेश्चन को रिलेटिवली थोड़ा सा अपने लिए आसान बना लिया कि हमने स्ट्रेट अवे रेशियो क्योंकि हमें निकालना था तो पहले हमने कॉमन फैक्टर को हटा दिया, ठीक है। फिर हमें पता है सी के बारे में कि सी के लिए 24 यूनिट्स के लिए उसने 600 पे किया है, सो टोटल वहां से हमारा वैल्यू निकल गया। इज दैट इट? सो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनट एंड द आवर हैंड ऑफ अ वॉच मीट एवरी 65 मिनट्स, सो हाउ मच डज द वॉच लूज और गेन टाइम। कोई भी वॉच जो हमारी होती है वो 12 आवर्स में उसके आवर और मिनट हैंड 11 टाइम्स मिलते हैं, ओके। या तो ऐसे देख लो, यानी कि 720 मिनट्स में 11 टाइम्स मिल रहे हैं, यानी कि एक बार मिलने में कितना टाइम लगेगा 720 बाई 11 मिनट्स, दैट इज द एक्चुअल टाइम। या ऐसे समझो कि जो हमारा मिनट हैंड है वो 360 डिग्रीज रिवॉल्व करता है 60 मिनट्स में, क्लॉकवाइज ऑब्वियसली। और सेम डायरेक्शन में हमारा आवर हैंड भी, क्योंकि वो भी क्लॉकवाइज ही जाता है, आवर हैंड भी 30 डिग्रीज रिवॉल्व करता है, यानी कि नेट में कितना डिग्रीज का रिवॉल्यूशन हुआ 330 डिग्रीज का, यानी एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 360 चाहिए, तो टाइम लगेगा 360 डिवाइडेड बाई 330 इंटू 60, 0 से 0 गया 720 बाई 11, यहां से भी आ जाएगा, बात एक ही है। पर अगर आपको ये नहीं क्लियर है एग्जैक्टली, या ये फिगर नहीं याद है, या एग्जाम में पैनिक कर रहे हो, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बट याद रहे तो बेस्ट है। अब 720 बाई 11 मिनट्स इन जनरल लगते हैं, बट इस वाली क्लॉक को लग रहे हैं 65 मिनट्स। तो हमें क्वेश्चन में डिफरेंस चाहिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे 720 है और ये 65 कितना हो जाएगा 650 प्लस 65, यानी कि 715 अपॉन 11 which is equal to 5 by 11 minutes. So our answer will be option C. बाकी अगर आपने क्लॉक के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमारा 1/11 का फैक्टर आता ही आता है, और अगर 1/11 का फैक्टर आ रहा है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करके कभी भी कोई इंटीजर वैल्यू यहाँ पे नहीं पाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर इंटीजर में नहीं हो सकता था, बिकॉज जो वैल्यू हमें गिवन है 65 मिनट्स, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। 65 मिनट्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। तो अगर मल्टीपल ऑफ 11 हमें न्यूमरेटर में नहीं मिल रहा है तो डिनोमिनेटर का डिवाइडेड बाई 11 कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा, कभी भी हमें इंटीजर वैल्यू नहीं देगा। तो ए, बी या डी तो आंसर हो ही नहीं सकते थे, और नन ऑफ दीज ऑप्शन हमको गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगेन व्हाट आई सेड लास्ट कि नन ऑफ दीज ऑप्शन गिवन होता तो हम ये लॉजिक नहीं लगा पाते, नन ऑफ दीज नहीं गिवन है और 11 का फैक्टर हमारा न्यूमरेटर में नहीं आने वाला है, तो डेफिनेटली फिर ऑप्शन सी ही आंसर हो जाएगा। इजंट इट सो? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट इन द सम 124 टू द पावर 372 प्लस 124 टू द पावर 373 क्या होगा? 124 टू द पावर 372 प्लस 124 टू द पावर 373। तो यहाँ पे 124 टू द पावर 372 को तो हम कॉमन ही ले सकते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस 124 विच इज 124 टू द पावर 372 मल्टीप्लाइड बाई 125। तो डेफिनेटली लास्ट में हमारा जीरो आने वाला है, डेफिनेटली जीरो आने वाला है, बिकॉज ये 5 है और ये नंबर हमारा इवन है, 125 5 का मल्टीपल है और ये नंबर इवन है, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए हमारा जीरो आंसर होगा। साथ में एक और चीज समझनी है, दिस इज 125 और 124 इवन नंबर है और टू द पावर 372 है, यानी कि इस पूरे नंबर में हमारे 2 टू द पावर 372 तो है ही है, इनफैक्ट 4 से डिविजिबल है ये नंबर, तो 2 टू द पावर 372 का होल स्क्वायर का मल्टीपल है, तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? यहाँ पे 125 यानी कि 5 का क्यूब गिवन है, तो 5 के क्यूब के साथ में
2 की 3 पावर्स मिला देंगे हम, लास्ट में 3 0 आने वाले हैं, एग्जैक्टली 3 0 आने वाले हैं, 4 भी नहीं आएंगे, बिकॉज 4 आने के लिए 2 की पावर तो हमारे पास बहुत एम्पल में अवेलेबल है, बट 5 की पावर्स का कोटा बहुत कम है, सिर्फ 3 पावर्स हैं 5 की, तो डेफिनेटली एग्जैक्टली 3 जीरोज होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोज भी पूछता तो भी हम आंसर कर पाते। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, A covers 1/4 of the journey at 20 km per hour, 1/3 of the rest journey at 25 km per hour, half of the rest at 30 and the rest at 40 km per hour. What is the average speed of A? ओके जो भी हमारी एवरेज की वैल्यू होगी, एवरेज हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में होगा, यानी मिनिमम से छोटा नहीं हो सकता, मैक्सिमम से बड़ा नहीं हो सकता, यानी एवरेज हमारा 40 से ज़्यादा नहीं होगा, 20 से कम नहीं होगा, और अगर 20 से कम नहीं होगा तो फिर ए और बी तो नहीं ही होगा ना, यानी कि ना तो ए आंसर होगा ना बी आंसर होगा। तो इतने से भी हमें पता चल रहा है कि सी या डी में से कोई एक हमारा आंसर होने वाला है। इज दैट क्लियर? 1/4 जर्नी कर रहा है 20 की स्पीड से, फिर 1/3 ऑफ द रेस्ट यानी 1/3 ऑफ, बचा हुआ कितना है 3/4, यानी कि अगेन 1/4 ही है, सो दैट एट द स्पीड ऑफ 25, फिर हाफ ऑफ द रेस्ट बचा है 1/2, 1/2 का हाफ भी 1/4 ही होगा, और फिर 1/4 ही बचेगा। तो ये दोनों 1/4 के पोर्शंस 30 और 40 की स्पीड से ट्रैवल किए हैं। हम इन चारों वैल्यूज का एलसीएम ले लेते हैं और उसको अपना 1/4 डिस्टेंस मान लेंगे, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 1/4 डिस्टेंस मान लेंगे, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्या एलसीएम आएगा? 20 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 100, 100 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 300, और 40 को भी इंक्लूड करेंगे 600, यानी कि 600 हमारी ये डिस्टेंसेस हैं। सो एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 600 × 4 यानी 2400, टोटल टाइम होगा 600/20 यानी कि 30, 600/25 यानी 24, 600/30 इज इक्वल 20 एंड 600/40 इज इक्वल 15। सो ऊपर आ रहा है 2400, नीचे आ जा रहा है 89 ऑब्वियसली। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके नेक्स्ट वन, अगला सवाल कह रहा है अजित, रवि एंड हरी वर ट्राइंग टू हिट अ टारगेट। Ajit, Ravi and Hari were trying to hit a target. If Ajit hits the target 5 times in 8 attempts, Ravi hits it 3 times in 5 attempts, and Hari hits it 2 times in 4, what is the probability that the target is hit by at least 2 persons? यानी कि at least 2 में क्या केसेस बनेंगे? एक तो केस बना exactly 2 करें, and next is exactly 3 करें। ठीक है, तो exactly 2 वाले क्या केसेस आएंगे? पहला केस बनेगा जबकि अजित टारगेट को हिट करे, रवि टारगेट को हिट करे और हरी टारगेट को हिट ना करे। अजित हिट करेगा, प्रोबेबिलिटी होगी 5/8, रवि हिट करेगा, प्रोबेबिलिटी होगी 3/5, और हरी हिट करेगा तो 2/4 है, ना करने की भी 2/4 ही होगी, 1 - 2/4, बट दैट इज ऑल्सो 2/4, यानी ये आ जाएगा 5 3 15 2 30/8 × 5 × 4 यानी 160। नेक्स्ट होगा कि अजित करे, रवि ना करे, हरी करे, और उसके बाद का सिनारी होगा अजित ना करे और बाकी दोनों करें। तो सेकंड वाले केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5/8 इंटू 1 - 3/5 यानी कि 2/5 इंटू 2/4 यानी कि 20/160। नेक्स्ट वाला होगा 3/8 इंटू 3/5 इंटू 2/4 यानी कि 18/160। और लास्ट बनेगा हमारा एग्जैक्टली 3 वाला है, यानी कि तीनों को टारगेट हिट करना है। सो 5/8 into 3/5 into 2/4 again, which is 30/160, 30/160। टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 20 50 30 80 98/160, which will simplify to 49/80। क्लियर है? ओके, our answer will be 49/80। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the GCD, greatest common divisor of the polynomials 36x² - 49 एंड 6x² - 25x + 21। तो 36x² - 49 कितना है? दिस इज 6x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी 6x + 7, a² - b² है 6x + 7 इंटू 6x - 7। सो ऑब्वियसली जब हमें ये दोनों ही मिल रहे हैं तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारा ए या बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, सिर्फ सी के लिए चेक करना है क्या 6x - 7 होगा कि नहीं होगा। तो दूसरे वाले में बात करें 6x - 7 अगर एक है तो दूसरा हमारा एक तो x तो आएगा बिकॉज दिस इज 6x², और दूसरा कांस्टेंट टर्म पे फोकस करना है, कांस्टेंट टर्म +21 है यानी कि मस्ट बी -3। अब क्या आ रहा है? तो -7x
और माइनस 3 इंटू 6 18x, माइनस 18x माइनस 7x, यस दिस इज मैचिंग, तो डेफिनेटली 6x माइनस 7 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगर ये मैच नहीं करता यानी 6x माइनस 7 हमारा फैक्टर नहीं होता, इन दैट केस ऑप्शन डी आंसर होता। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके, थोड़ा सा ये अब ठीक होगा, अब नहीं कट रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 कैंडिडेट्स A, B, C participated in an election. A gets 40% of the votes more than C. So A, B, C तीनों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। A को कितने वोट्स मिले हैं? 40% ऑफ द वोट्स मोर देन C। 40% यानी कि 2/5, 2/5 मोर देन B। तो अगर B को 5 वोट्स मिले हैं तो A को 2 ज्यादा मिले होंगे यानी कि 7 वोट्स मिले होंगे। देन C gets 20% वोट्स मोर देन B। 20% यानी कि 1/5 यानी कि C को 6 वोट्स मिले होंगे। तो ये तो वोट्स का रेशियो आ गया हमारा। A ऑल्सो ओवरटेक्स C बाई 4000 वोट्स, यानी कि A के वोट्स C के वोट्स से 4000 वोट्स ज्यादा है। A के वोट्स है 7 यूनिट्स, C के हैं 6 यूनिट्स, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4000 वोट्स। If 90% voters voted and no invalid or illegal votes are cast, what will be the total number of voters in the voting list? 90% की वैल्यू हमें यहां से निकालनी पड़ेगी। टोटल कितना है? 7 + 5 + 6 यानी कि 18 यूनिट्स। 1 यूनिट अगर हमारा 4000 है तो 18 यूनिट्स हो जाएगा। 18 इंटू 4000 यानी कि 72,000 वोट्स। एंड दिस इज नथिंग बट 90% ऑफ टोटल वोट्स। तो इनटू 100/90 करेंगे तो हमें टोटल वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट मिल जाएगा। 0 से 0 गया, 9 से 8 टाइम्स जाएगा, तो 80,000 वोट्स टोटल आ जाएंगे हमारे। और आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट वन, an AP whose first term is unity, in which the sum of the first half of any even number of terms to that of the second half of the same number of terms is in constant ratio, तो कॉमन डिफरेंस D क्या होगा इस AP का? पहला टर्म तो गिवन है 1 और नेक्स्ट टर्म मान लेते हैं 1 + D। अगर D कॉमन डिफरेंस है उसका नेक्स्ट टर्म होगा 1 + 2D, फिर नेक्स्ट टर्म होगा 1 + 3D। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ एनी इवन नंबर ऑफ टर्म्स इज अपॉन सेकेंड हाफ ऑफ सेम नंबर ऑफ टर्म्स इज इन कांस्टेंट रेशियो। यानी कि अगर हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स लें, लेट अस से अगर हमने 2 टर्म्स लिए हैं तो सम ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि फर्स्ट हाफ कितना होगा? पहला ही टर्म होगा, अपॉन सेकेंड हाफ ऑफ दैट इवन नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 1/D, 1 + D। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आ गया पहले वाले केस में जब हमने n = 2 ले लिया, ये एक रेशियो आ गया। फिर अगर हम n = 4 लेते हैं तो फर्स्ट हाफ क्या होगा? फर्स्ट हाफ होगा हमारा 1 + 1 + D और सेकेंड हाफ हो जाएगा 1 + 2D + 1 + 3D। और ये रेशियो सेम आना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है ये रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये बन गया हमारा 1/1 + D इज इक्वल टू 2 + D अपॉन 2 + 5D। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 + 5D विल बी इक्वल टू 2 + 3D + D स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया हमारा D स्क्वायर - 2D इज इक्वल टू 0। D कॉमन आ गया, अंदर बचेगा D - 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो हमारा यहां से D इज इक्वल टू 0 होगा और या फिर D विल बी इक्वल टू 2। अब क्योंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो D इज इक्वल टू 0, कॉमन डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज सारे नंबर सेम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली D विल बी इक्वल टू 2, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if A, B, C be respectively the sum of first P, Q, R terms of an arithmetic progression, then A by P into Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इन एनी सच क्वेश्चन हमें इसको सॉल्व करने के लिए अब हम सम का निकालें कि A विल बी इक्वल टू P/2 इंटू 2A प्लस P - 1 टाइम्स D एंड सो ऑन। तब तो फिर हो चुका, ठीक है। फिर यहाँ से A/P की वैल्यू निकल आएगी हमारी, बट ऐसे करते रहेंगे तो फिर तो करते ही रह जाएंगे। तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करना है, ठीक है। हालांकि आप देख पा रहे हो कि दिस इज परफेक्टली सिमेट्रिकल इन A, B एंड C, P, Q एंड R, इजंट इट सो? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर इट इज हाईली प्रोबेबल कि 0 आने वाला है, बट एक बार फिर भी प्रैक्टिस के लिए या समझने के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, बिकॉज नन ऑफ दिस भी ऑप्शन हो सकता था। ओके, तो क्या अप्रोच होगा हमारा?
कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मान लेते हैं, ठीक है। लेटस से हमने मान लिया 1 2 3 4 5, सबसे सिंपल एपी मान ली, ठीक है। ए इज इक्वल टू, अच्छा ए नहीं, पहले पी क्यू आर मान लेते हैं। पी को हमने मान लिया पहला टर्म, क्यू को मान लिया 2 टर्म्स, आर को मान लिया 3 टर्म्स। तो ए और बी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए हमारा पहले टर्म का सम है 1 आ जाएगा, बी आ जाएगा पहले 2 टर्म्स का सम 3 आ जाएगा, सी पहले 3 टर्म्स का सम 6 आ जाएगा। अब पुट कर देते हैं, तो ए बाई पी यानी कि 1/1 इंटू क्यू माइनस आर यानी -1 प्लस बी बाई क्यू यानी कि 3/2 इंटू आर माइनस पी यानी कि 2 आ जाएगा, प्लस सी बाई आर यानी कि 6/3 इंटू पी माइनस क्यू यानी -1। दिस विल बी -1 प्लस 3 -2, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ओके, सो वैल्यूज पुट करना इज द बेस्ट ऑप्शन इन एनी सच क्वेश्चन। और जब डिफिकल्ट वैल्यूज होंगी तो वहां पे तो और भी ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 30 एंड 35 बट नॉट बाई 140। 30 से डिविजिबल है, 35 से डिविजिबल है, बट 140 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर्स होंगे? तो अगर 30 और 35 से डिविजिबल है तो नंबर कितने से डिविजिबल होना चाहिए? एलसीएम ले लेते हैं 30 और 35 का। 30 यानी 5 इंटू 6 और 35 यानी 5 इंटू 7 यानी 5 इंटू 6 इंटू 7, तो 210 यानी 210 से डिविजिबल होना चाहिए हमारा नंबर। इजंट इट सो? ठीक है, 210 से डिविजिबल सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 1050 आ जाएगा सबसे छोटा नंबर। इजंट इट सो? ठीक है, फिर लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा? 200, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स। ठीक है, 210 की बजाय 14 से देखें तो 14 9800 आ रहा है, 9800 तो डिविजिबल नहीं होगा। 9870 विल बी द लार्जेस्ट नंबर। ये लार्जेस्ट नंबर आ गया हमारा, जो 210 से डिविजिबल हमारे 4 डिजिट नंबर्स हैं। बट क्वेश्चन साथ में ये भी कह रहा है बट नॉट बाई 140, तो 140 से डिविजिबल नहीं होना है। 210 से डिविजिबल हो ये तो चाहिए, 140 से डिविजिबल ना हो ये भी चाहिए। तो 210 से डिविजिबल होगा, चलेगा। 210 इंटू 2 420। अगर 420 से डिविजिबल होगा कोई नंबर तो वो 140 से भी होगा, यानी कि 420 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। यानी कि हर एक नंबर छोड़ के लेना पड़ेगा, यानी 1050 लेंगे, अगला आएगा 1260 जो कि 420 से डिविजिबल है, उसको नहीं लेना है, फिर उसके अगले को लेंगे, अल्टरनेट को लेते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, उसके बाद में इसका अप्रोच को समझेंगे। ठीक है, 1050 से लेकर 9870 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n विल बी इक्वल टू 9870 माइनस 1050 यानी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस विच इज 210 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 8820 डिवाइडेड बाई 210 प्लस 1, 0 से 0 गया, 21 4 जा 84, तो टोटल 42 प्लस 1 43 टर्म्स होंगे। 43 टर्म्स होंगे, यानी कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म टिल 43। क्लियर है? हमें हर अल्टरनेट टर्म नहीं चाहिए, यानी सेकंड वाला नहीं चाहिए, फोर्थ वाला नहीं चाहिए, सिक्स नहीं, एर्थ नहीं। तो टोटल कितने टर्म्स बीच में होंगे? टोटल बीच में कितने टर्म्स होंगे? पहला टर्म ऑड है, लास्ट टर्म भी ऑड है, बीच में हमारे 21 टर्म्स आएंगे, 21 इवन टर्म्स आएंगे, वही नहीं चाहिए हमको 2 4 6। तो 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 43 में से, 43 माइनस 21 यानी कि हमारा आंसर होगा टोटल काम के टर्म्स होंगे 22। ऑप्शन बी। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, क्योंकि जो इवन मल्टीपल से 200 के, बस हमको वही नहीं चाहिए थे, और पहला वाला भी ऑड मल्टीपल है एक, और लास्ट वाला भी ऑड मल्टीपल है। क्लियर है? अगर पहला इवन होता और लास्ट इवन होता, टोटल 43 होते, तो उस केस में हमारे पहला और आखिरी वाला घटा रहे होते, तो यानी कि 22 हमें घटा, हम सब्ट्रैक्ट करते 21 आंसर होता उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है कि हम 420 के मल्टीपल्स निकालें और फिर सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे लॉजिकली समझ के हमको सिंपली सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेट अ फंक्शन इज डिफाइंड एज f of x is equal to a to the power x plus a to the power minus x divided by 2. If a is greater than 0, what is a value of f of x plus y plus f of x minus y? थोड़ा सा आज टायर्ड सा फील हो रहा है, सुबह से आप लोगों के लिए वीडियोस ही बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, अप्रोच क्या है
कि एफ एक्स हमारा गिवन है, डिफाइंड है ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2. इट इज ऑल्सो गिवन दैट ए इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज निगेटिव होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा ना पावर्स में. ठीक है, तो ए इज पॉजिटिव, दैट इज ऑल्सो गिवन, तो वो हमारे लिए राहत की बात है. क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी. तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, दैट विल बी ए टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स, यानी माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2. ये तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया. और सिमिलरली एफ ऑफ एक्स माइनस वाई क्या आएगा, दैट विल बी ए टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए टू द पावर माइनस बाहर आएगा, अंदर आएगा एक्स माइनस वाई, एंड दैट डिवाइडेड बाई 2. ये दोनों एडअप होंगे, इजंट इट सो. एडअप होके क्या वैल्यू बनेगी, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अगर ए टू द पावर एक्स प्लस वाई है तो इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई. सिमिलरली ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई, यानी ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर माइनस वाई प्लस ए टू द पावर एक्स माइनस वाई विल बी, एक सेकेंड ये पूरा वैल्यू पीछे आ रहा होगा, हाँ थोड़ा सा इसको, तो सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर माइनस वाई. फर्स्ट टर्म को भी नीचे ही कर लेते हैं ताकि पूरा विजिबिलिटी में इश्यू ना आए. प्लस ए टू द पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा हमारा ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर माइनस वाई प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है. अब अगर हम ए टू द पावर एक्स वाले टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो ए टू द पावर एक्स वाले टर्म में अंदर क्या आ रहा है, ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई. सिमिलरली ए टू द पावर माइनस एक्स वाले टर्म्स में भी अंदर आ रहा है ए टू द पावर माइनस वाई, और ये एक सेकेंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लास्ट में प्लस वाई. ठीक है, सो हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2. 2 तो एक ही आ रहा है, तो एक बार और 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब कहानी सेम हो गई. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा. क्लियर है? ठीक है, बट क्या एग्जाम में हमको इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था ऐसे. तो कैसे करते? ठीक है, जब हमारे पास आसान तरीके अवेलेबल है तो क्यों इतने मुश्किल तरीकों से करेंगे. एग्जाम में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए था कि क्या हम इसमें वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को अपने लिए आसान कर सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमको मिलेंगे जहां पे वैल्यू पुट करके हम अपने लिए क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं. तो यहाँ पे क्या वैल्यूज पुट कर दें, देखो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई. ठीक है, तो यहाँ पे y को 0 नहीं पुट करना है कभी भी गलती से, क्योंकि अगर हमने y को 0 पुट कर दिया तो y एक जगह पे ऐड हो रहा है, एक जगह सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है. सेकेंडली कोई ऐसी वैल्यू को 0 नहीं पुट करना चाहिए जिससे हमारी वैल्यू 0 हो जाए. तो यहाँ पे x या y को हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू तो 0 नहीं होने वाला है, बिकॉज वो बनेगा ए टू द पावर 0 प्लस ए टू द पावर माइनस 0 विच इज ऑल्सो 0, यानी कि 1 + 1/2 ये हो जाएगा हमारा 1 + 1/2, यानी कि इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो 0 नहीं हो रहा है, यानी कि किसी एक वैल्यू को हम 0 पुट कर सकते हैं, बट वो कौन सी वैल्यू होगी, वो x होगी. x को 0 पुट कर सकते हैं और y को 1 पुट कर सकते हैं. अगर x को भी 0 नहीं पुट कर सकते तो x को या तो -1 पुट कर देते हैं क्योंकि उससे प्रॉब्लम नहीं होता, या फिर 2 पुट कर देते हैं. ठीक है, बहरहाल यहाँ पे तो कर सकते हैं. तो 0 पुट किया तो हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, ये जैसे ही x को 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, दिस विल बी ए टू द पावर 0 प्लस ए टू द पावर माइनस 0, यानी कि 2/2 आ जाएगा. ठीक है, एक सेकेंड क्या कर रहा हूं मैं. ठीक है, x 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई आ जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई दोनों ही माइनस वाई दोनों ही बराबर आएंगे, और इफेक्टिवली आ जाएंगे 2 टाइम्स ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं. और एफ ऑफ एक्स हमको पता है कि यहां से 1 आ रहा है, तो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, बिकॉज एफ एक्स प्लस एफ वाई हो नहीं सकता और कोई आंसर हो नहीं रहा है. क्या बात समझ में आती है? ठीक है, बस तब फंस सकते थे इस क्वेश्चन में कि अगर हमें एक ऑप्शन में 2 टाइम्स एफ वाई गिवन होता तो अटक सकते थे. ठीक है, तो उस केस में फिर हमको वैल्यू शायद दोबारा एक बार पुट करनी पड़ती. क्लियर है बात? ओके, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं.
ABCD is a cyclic quadrilateral such that DO is equal to 8, CO is equal to 4. DO CO तो बाद में देखेंगे, पहले आगे का पढ़ लेते हैं. AC is the angle bisector, ठीक है. लेंथ ऑफ AD ठीक है कहानी. सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, उसके बाद में ही बाकी चीज़ों को समझ में आ पाएगा. Let us say this is our cyclic quadrilateral. These are A, B, C and D. And then DB intersects diagonal AC at O. यानी कि दोनों diagonals O पे intersect कर रहे हैं. So this is O, intersection point. DO है हमारा 8 और CO given है as equal to 4. Then AC is angle bisector of angle BAD. BAD का angle bisector है AC. यानी कि this angle will be equal to this angle. साथ में it is also given that AD is equal to AB. AD और AB भी आपस में बराबर है. एंड वी नो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर हमने AC ड्रॉ किया है, ट्रायंगल ABD पे फोकस करो, तो AC हमारा एंगल बाइसेक्टर है. सो AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू DO अपॉन BO, isn't it so? ठीक है. AD अपॉन AB विल बी DO अपॉन BO. और हमें क्या गिवन है, यहाँ पे DO की वैल्यू गिवन है. तो अगर DO इज इक्वल टू 8 है तो BO विल ऑल्सो बी इक्वल टू 8 बिकॉज AD और AB तो इक्वल है, रेशियो 1 के बराबर है. तो DO विल बी इक्वल टू BO विल बी इक्वल टू 8. चलो ये बात समझ में आ गई. अब क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द डायगोनल AC पूछ रहा है. तो BD और AC पे फोकस करते हैं. BD और AC हमारे सर्कल के कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे. तो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम अगर यहां पे अप्लाई करें तो वी कैन राइट दैट AO इंटू CO विल बी इक्वल टू BO इंटू DO. और CO भी हमें गिवन है, तो AO आ जाएगा हमारा कितना, BO यानी कि 8 इंटू 8 और CO गिवन है 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर AO आ जाएगा. AO 16 है और CO 4 है, तो 16 प्लस 4 हमारा आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर. क्लियर है, ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In the adjoining figure, O is the center of the circle and angle AOD is 120 degrees. If the radius of the circle be R, then find the sum of the areas of the quadrilateral AODP and OBQC. तो अगर हमारा एंगल AOD 120 डिग्रीज है, ये एंगल तो 90 डिग्री हमको गिवन ही है, ठीक है. और अगर AOD 120 है तो दिस एंगल विल बी 60. ये 60 डिग्री होगा और ये 60 है, तो राइट एंगल, इस राइट एंगल में ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा. ठीक है. एंड एज वी नो कि किसी भी 60, 30, 90 वाले ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने वाला साइड इज स्मॉलेस्ट, और अगर 30 डिग्री के सामने वाला साइड 1 यूनिट है तो 90 के सामने वाला साइड जस्ट उसका डबल होगा यानी 2 यूनिट्स होगा, और 60 के सामने वाला साइड √3 यूनिट्स होगा. ठीक है. सो इफ दिस इज गिवन एज R, रेडियस R है, so OR will be R by 2 and this will be √3 R by 2. ठीक है. Okay. And similarly, this will also be equal to R by 2. नहीं, बिकॉज OP रेडियस है तो ये R by 2 है, ये भी R by 2 होगा. और बाय द सेम लॉजिक ये RD भी हमारा √3 R by 2 ही होगा. ठीक है. तो एक का एरिया निकाल लेते हैं, AODP का एरिया निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा टोटल एरिया निकल आएगा दोनों क्वाड्रिलेटरल्स का मिला के. और एक का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी कि 1/2 इंटू OP इंटू AD. ये आ जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल का, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा दोनों क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा. सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1/2 तो 1 ही हो गया. OP आ जाएगा हमारा, OP इज इक्वल टू R और AD विल बी √3 R. सो आंसर विल बी √3 R². ऑप्शन सी. क्या ये बात समझ में आती है. और ये हमारा रोम्बस है, AP AODP ये रोम्बस है कि नहीं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है पीटर वॉज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ रॉक क्लिफ फेसिंग द सी. He saw a boat coming towards the shore as he kept seeing time just flew. ये बड़ा ही पोएटिक लाइन लिख दी है मैथ के क्वेश्चन में. As he kept seeing time just flew, समय बीतता गया 10 minutes less than half of an hour. 10 minutes less than half of an hour यानी कि 30 मिनट से 10 मिनट्स कम 20 मिनट्स में एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हुआ है, 30 से 60 डिग्रीज हो गया है. तो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले. लेट अस से ये पीटर यहां से देख रहा था और दिस इज क्लिफ, क्लिफ के टॉप से देख रहा था वो, और पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज का था और 20 मिनट्स के बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्रीज का हो गया. ठीक है, यानी 20 मिनट्स में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बोट ने. क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मोर टाइम इन मिनट्स विल द बोट टेक टू रीच द शोर. सबसे पहले 30 डिग्रीज के हिसाब से बात करते हैं. 30 डिग्रीज जब यहां पे रहा होगा, ठीक है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहता है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली ये भी 30 होगा, तो ये बचा हुआ एंगल ये कितना होगा, दिस विल बी 60. ठीक है, 30 के सामने वाला साइड 1 यूनिट अगर ये है, ठीक है, अगर ये h है हमारा, रॉक की हाइट h है, तो बेस कितना हो जाएगा जब 30 डिग्रीज वाला टोटल बेस की बात करें, सो दैट विल बी 30 के सामने वाला साइड अगर 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाला साइड √3 टाइम्स होगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू हमारा √3h होगा. ओके, फिर जब 60 डिग्री का एंगल बन गया तो उस केस में हमें पता है 60 के सामने वाला साइड √3 होगा और बेस हमारा 1 यूनिट होगा, यानी कि h बाई √3 आ जाएगा. दिस विल बी h बाई √3. दोनों का जो डिफरेंस है उतना ही डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है बोट ने उस टाइम में, और डिस्टेंस कितना हुआ √3h, और h बाई √3 का रेशियो क्या है. रेशियो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस क्वेश्चन में. √3h और h बाई √3 का रेशियो कितना है, √3 से गुणा कर दें पूरे को तो ये आ जाएगा 3:1 का रेशियो है. 3:1 का रेशियो है, तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी 3 यूनिट के बराबर है, 3x है, और ये डिस्टेंस हमारी 1 यूनिट के बराबर है, 1x है, यानी कि 2x डिस्टेंस ट्रैवल की है बोट ने 20 मिनट्स में, और 1x डिस्टेंस ही बच गई है तो 10 मिनट्स में ट्रैवल कर लेगी बोट, तो शोर तक पहुंचने में टाइम लगेगा 10 मिनट्स का. ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा. स्ट्रेट अवे हमें 30 60 90 वाला रेशियो ही बार बार अप्लाई करना था. इससे पिछले वाले क्वेश्चन में वही अप्लाई हुआ है और यहाँ भी वही अप्लाई हुआ है. हाइट एंड डिस्टेंस में तो हमेशा ही दो ही ट्राइंगल है हमारे, 30 60 90 और 45 90, यही मेजरली अप्लाई होते हैं. तो यही ट्राइंगल्स को आपने प्रॉपर्ली समझ लिया तो सेकंड्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है. क्या बात समझ में आती है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, कुछ लैग आ रहा है क्या? अच्छा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा. अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर द सेशन. बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए.